हेलो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे हम सीबीआई कहते हैं, उन निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए स्थापित एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। इसे 12 अक्टूबर 1993 को संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच करना और उनसे जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या है। सबसे पहला है मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना, जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा जैसे अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है। शिकायतों की जांच करना, यदि कहीं पे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन मामलों की जांच और उनका निवारण करना मानव अधिकार आयोग का कार्य है। सरकार को सिफारिशें देना, कानूनों, नीतियां या अन्य किसी प्रशासनिक कार्य में संशोधन की सिफारिश करना राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य है। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य है। समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना, है ना। एक आया था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स 1948 में आया था, तो इसके अनुपालन को भी मतलब इसके अनुरूप कार्य करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है। अब आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसके निम्नलिखित पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसमें एक मतलब कहने का तात्पर्य इसमें एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य होते हैं और इस 5 अन्य सदस्यों के अलावा 7 पदेन सदस्य भी होते हैं। कहने का तात्पर्य एक अध्यक्ष, 7 अन्य 5 सदस्य तथा 7 पदेन सदस्य, टोटल इसमें 13 मेंबर होते हैं अध्यक्ष के साथ। अगर अध्यक्ष को हटा दिया जाए तो इसमें टोटल 12 मेंबर होते हैं। जो पदेन सदस्य कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इसका पदेन सदस्य होता है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण के लिए जो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष होते हैं वो आता है। दिव्यांग जनों के लिए जो मुख्य आयुक्त होता है वो इसके अंतर्गत आता है। टोटल 7 लोग इसके पदेन सदस्य होते हैं, 5 इसके सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। इस तरह से टोटल 13 मेंबर की मतलब मानवाधिकार आयोग मिलकर बना होता है। 2019 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाया गया था जिसके तहत बहुत सारे प्रावधान में परिवर्तन किया गया है। जैसे इनकी जो कार्यकाल था उसको कम किया गया है, वेतन भत्तों में संशोधन किया गया है। ठीक है, और जो इनकी मतलब मानवाधिकार आयोग की जो शक्तियों को बढ़ाने का जो उनको व्यवहारिक रूप से जो गृह मंत्री जी का कहना था कि इनकी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की अवधि तक प्राप्त करने जो भी पहले वो पद पर रहते। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को एनएचआरसी में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। अपने कार्यकाल के बाद अध्यक्ष या सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होंगे। तो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है उच्चतम न्यायालय का कोई भी पूर्व न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। पहले क्या था? पहले मुख्य जो पूर्व में मतलब उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता था, लेकिन अब कोई भी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट देखें तो ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है तथा राज्य के जो मानवाधिकार आयोग होते हैं वो संबंधित राज्य सरकारों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इन रिपोर्टों को संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखा जाता है ना, और साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन और ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारण को बताना भी अनिवार्य है। अगर कोई भी आयोग की जो अनुशंसाओं को अस्वीकार किया जाता है तो उनका कारण बताना भी अनिवार्य होता है। तो ये हमने पूरा देख लिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 का आप पूरा एक देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय भी मिलेगा, राज्य के मानवाधिकार आयोग के बारे में भी जानने को मिलेंगे, इनके अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है और इनको हटाया कैसे जाता है, क्या क्या इनकी कृत्य है, इनको शक्तियां क्या क्या प्राप्त है। तो ये पूरा आप राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम पढ़ेंगे 1993 तो आपको उसमें डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
ठीक है, अब हम अगले वाले सेक्शन पे आते हैं आयोग के। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब बना था? ये बना था 1964 में। और क्यों बना था? क्योंकि 1962 में के संतानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, है ना। और उस समिति ने सीवीसी के गठन के बारे में उपबंध किया था। तो सीवीसी को 1964 में एक कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे चलकर 2003 में इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी थ्योरी को देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत की सरकार की एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कार्य करती है। इसे 1964 में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के तहत स्थापित किया गया था और बाद में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके उद्देश्यों को देखें तो इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है सरकारी प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना है, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय करना है। संरचना देखें तो सीवीसी में एक सतर्कता आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बता दिया। नियुक्ति प्रक्रिया तो केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। और एक समिति बनती है, इनके अध्यक्षों की सिफारिश, इनके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी सिफारिश, जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं उनकी सिफारिश करने के लिए एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की 3 लोगों की मिलकर एक समिति बनती है। वो समिति अनुशंसा करती है, उस अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति इनके आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अधिकार और शक्तियों की देखें तो सीबीआई की निगरानी करता है ना। सीबीसी भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई की जांच निगरानी करता है, जांच करने का अधिकार है। ये सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। सिफारिशें देना, किसी अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा कर सकता है। सतर्कता अधिकारियों का मार्गदर्शन, विभिन्न विभागों में नियुक्ति, सतर्कता अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। सीवीसी भारत में भ्रष्टाचार रोधी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सरकारी विभागों और एजेंसियों में ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में ये पूरी डिटेल थी। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, है ना, जिसे हम बोलते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इसको कहते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत की सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। देश में आपराधिक मामलों की जांच, विशेष रूप से भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर अपराधों की जांच के लिए जानी जाती है। सीबीआई की स्थापना 1941 के एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में हुई थी। इसे बाद में 1963 में गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में पुनर्गठित किया गया। 1963 में कब किया गया? इसके पहले मैंने आपको बताया था कि के संतानम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो उसकी अनुशंसा के आधार पर एक तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था और 1963 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में पुनर्गठित किया था। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सीबीआई किसकी अनुशंसा पर एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में पुनर्गठित हुआ था? तो वो के संतानम की रिपोर्ट पर हुआ था। सीवीसी भी के संतानम की रिपोर्ट पर हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। सीबीआई के मुख्य उद्देश्य को देखें तो देश में कानून और न्याय की व्यवस्था को बनाए रखना, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों को रोकना और गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच करना सीबीआई का प्रमुख कार्य है। जब से सीबीआई का गठन किया गया, आप देखेंगे कि कभी कोई ऐसी घटना होती है तो उसको सीबीआई को सौंपा जाता है, क्योंकि सीबीआई से ऐसी आशा की जाती है कि ये किसी भी घटना का विस्तृत जांच करके त्वरित न्याय प्रदान करने में, त्वरित जांच करने में मदद करेगी। इसकी अगर संरचना देखें तो संरचना और संगठन, तो सीबीआई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसमें एक निदेशक होता है जिसे हम डायरेक्टर कहते हैं, जिसे केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसमें एक एसआईटी भी गठित होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसे हम कहते हैं, यह विशेष मामलों के लिए गठित होती है ना। जैसे मान लो कि आपने व्यापक घोटाले के लेकर भी एसआईटी का गठन किया गया था। बहुत सारे घोटाले जो देश में भ्रष्टाचार से संबंधित, आर्थिक अपराध से संबंधित गतिविधियां होती है, उनके लिए
सीबीआई की एसआईटी गठित की जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इसकी 3 विभागीय इकाइयां है। कौन-कौन सी? एक तो भ्रष्टाचार रोधी विभाग, एंटी करप्शन डिवीजन, ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को देखती है। दूसरी आती है आर्थिक अपराध विभाग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, जो आर्थिक गतिविधियों, धन के लेन-देन वगैरह से जुड़ी हुई जो भ्रष्टाचार मामले होते हैं उनको देखती है। और तीसरी होती है विशेष अपराध विभाग, है ना, इसको स्पेशल क्राइम डिवीजन कहते हैं। कभी-कभी किसी की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है, जैसे संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है या रेप जैसी घटनाएं घट जाती है ना, तो ऐसी घटनाओं पर भी केंद्रीय जांच ब्यूरो अपनी जांच करता है। इसके अधिकार और शक्तियों को देखें तो जांच का अधिकार, सीबीआई केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से किसी भी मामले की जांच कर सकता है ना। दूसरा, संधान करना, ये आईपीसी, देखो आईपीसी अभी परिवर्तित कर दिया गया है हाल ही में। अब क्या हो गया, इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता हो गया है ना। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता, है ना। तो ये भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों की जांच करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी प्रदान करता है, जैसे इंटरपोल, सीबीआई इंटरपोल में के साथ समन्वय स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच में शामिल होता है। अगर इसकी सीमाएं देखें, सीबीआई की अगर सीमाएं देखें तो इसकी सीमाएं भी बहुत सारी होती है। जैसे सीधे मामलों की जांच नहीं कर सकती, है ना। जैसे किसी राज्य में कोई घटना घटित हुई है तो वहां पे सीबीआई जाकर जांच नहीं कर सकती। इसके लिए आपको उस राज्य की कंसेंट लेना होता है ना, कंसेंट, आम सहमति जिसे कहते हैं, कंसेंट लेना होता है, आम सहमति। अगर वो राज्य आम सहमति प्रदान करेगा तभी उस मामले पर सीबीआई जांच कर सकती है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जिस राज्य में केंद्र समर्थित सरकार होती है, जैसे केंद्र में जो सरकार है, अगर वही सरकार राज्यों में है तो वहां पे आम सहमति की कोई टेंशन नहीं होती। परंतु ये स्थिति वहां पर विपरीत देखी जाती है, जिस पर केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार है। जैसे केंद्र सरकार, वो वेस्ट बंगाल के मध्य टकराव की स्थिति होती है, तमिलनाडु के मध्य टकराव की स्थिति होती है। तो ऐसी जगहों पर जहां पर केंद्र और राज्य के मध्य समान दल की सरकारें नहीं होती, वहां पे आम सहमति को लेकर, है ना, जनरल कंसेंट को लेकर विवाद बना रहता है। इससे क्या होता है, सीबीआई अपने कार्यों को त्वरित रूप से नहीं कर सकती है। इस मामले में एक बात और मैं ये बताना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को क्या बोला था, सीबीआई को बोला था पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी थी, है ना, पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी थी। इसका कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से पिंजरे में बंद तोता अपने मालिक की भाषा बोलता है ना, बोलता है, वैसे ही सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करती है। ये किसका कहना था, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो इससे जो सीबीआई की निष्पक्षता, पारदर्शिता काफी खतरे में देखी जा सकती है ना, कि इससे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो सकता है। ये किसने कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दूसरा आता है राजनीतिक प्रभाव। इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर कभी कभी सवाल भी उठाए जाते हैं, जो मैंने अभी बताया वो इसी के अंतर्गत आएगा। सीमित संसाधन, जटिल और गंभीर मामलों की जांच के लिए सीबीआई को अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। सीबीआई के पास जैसे वर्क फोर्स की कभी कभी कमी हो जाती है ना, जैसे पुलिस के पास अत्यधिक संसाधन है, इस तरह से सीबीआई के पास संसाधनों की कमी है। जैसे सीबीआई कोर्ट वगैरह है, पर फिर भी जो संसाधन है वो पुलिस के अपेक्षाकृत कम होते हैं। अब आता है हमारा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है ना, 324 में ये वर्णित है, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों का संचालन करना है। तो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काफी डिटेल आती है। इसकी स्थापना और संरचना को देखें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, निर्वाचन आयोग का इस दिन गठन हुआ था। इससे संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को आयोजित करने का अधिकार दिया गया है। जबकि आपको पता होगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतें और नगर निकायों को गठन किया गया है और इनका निर्वाचन कौन कराता है, इनका निर्वाचन 243 के, है ना, 243 के तहत जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन किया
गया है ना। जैसे 243 के अंतर्गत पंचायतों के राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया जाता है। तो इसके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन से पंचायतों के निर्वाचन और नगर निकायों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है, उसका केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। अब इसकी संरचना को हम देखें तो 1989 में ये क्या था, 1989 में एक सदस्यीय आयोग था। 1990 में 1990 में ये 3 सदस्य बनाया गया, फिर इसको डिसोल्व कर दिया गया, फिर 1992 या 93 के आसपास फिर इसको 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। तो तब से 3 सदस्यीय आयोग है। निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, परंतु इसका मुद्दा भी अभी कोर्ट में चल रहा है। केंद्र उच्च न्यायालय मतलब न्यायालय का ये कहना है कि जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता बढ़ती जानी चाहिए और उसके लिए कमेटी का गठन होना चाहिए और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया इसी के अंतर्गत मैंने अभी बताई वही है। कार्यकाल अगर इनका देखें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है। ठीक है, और कार्य और जिम्मेदारियां निर्वाचन आयोग के कार्य जैसे चुनाव का संचालन करना, चुनाव आचार संहिता का लागू करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है, जब चुनाव की जिस राज्य या केंद्र में अगर चुनाव की घोषणा होती है तो चुनाव की घोषणा होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसके तहत आप ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर पाते जिससे चुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ता हो। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है कि अगर कोई मतदाता जैसे कोई एक्सपायर हो गया है, ये चुनाव प्रक्रिया ऐसी स्थिति है कि वो निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, कहीं और जाकर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उसका निर्वाचन नामावली से नाम हटाना तथा जो वयस्क हो गए जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनका नाम निर्वाचन नामावली में जोड़ना निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी निर्वाचन आयोग करता है। नए राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। कौन से क्षेत्रीय दल है, कौन से राष्ट्रीय दल है, उनको कम ज्यादा करना कि ये राष्ट्रीय दल में शामिल हो गए हैं। कुछ राष्ट्रीय दल की वो होती है क्राइटेरिया और कुछ क्षेत्रीय दलों का क्राइटेरिया होता है, ये आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। तो उन क्राइटेरिया के आधार पर राष्ट्रीय दलों को घोषित करना, क्षेत्रीय दलों को घोषित करना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। चुनाव विवादों का निपटारा करना, चुनाव से संबंधित विवादों का निपटान करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। चुनाव सुधारों की सिफारिशें करना, है ना, चुनाव सुधार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की सिफारिश करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। जो वर्तमान में संसद का सदन चल रहा है, अभी कल 1-2 दिन पहले वो समाप्त हुआ है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, और इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, पूरे देश में राज्य और लोग मतलब केंद्रीय मतलब इसमें वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रावधान है। इससे क्या होगा कि जो बहुत सारे संसाधन है और धन, इसमें जो अलग अलग निर्वाचन करने में जो धन लगता है उसकी अपेक्षा इसमें काफी कम धन लगेगा और जो विकास की प्रक्रिया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो बार बार लगता था वो नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा। उससे विकास की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी तथा विकास के कार्यों को तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हर 2-3 महीने में इलेक्शन हो जाते, जैसे 3-4 महीने पहले हरियाणा के इलेक्शन हुए थे और उसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए और महाराष्ट्र के इलेक्शन के साथ झारखंड के इलेक्शन हुए। तो हर 2-3 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली की विधानसभा के लिए चुनाव होने, तो ये सब क्या है, 2-2 3 महीने में चुनाव होने से जो राष्ट्रीय जो विकास कार्य वो बाधित होते तथा जो लोग इसमें प्रचार प्रसार करते हैं उनका भी मतलब बार बार चुनावी सभाएं करना और धन मतलब चुनावी सभाएं करना और इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं जो कहीं ना कहीं विकास कार्य को बाधित करते हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको पता होगा कि 1951 से लेकर 1967 तक
एक राष्ट्र एक चुनाव चला, मतलब राज्यों की विधानसभाओं और जो लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। परंतु इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग गए और जो सरकार है, राज्य सरकारें 5 वर्ष के पहले गिर गई, तो वहां पे चुनाव कराने पड़े। तो इन गतिविधियों के कारण फिर चुनाव में अनियमितता आने लगी और फिर ये क्रम बिगड़ गया और चुनाव की बारंबारता बढ़ती गई, है ना। तो वर्तमान में ये चीजें चली आ रही है, परंतु अपने को ये देखना होगा कि कहीं ये वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल प्राप्त हो रहा है या कमजोर हो रहा है हमारा लोकतंत्र। ये सब मुद्दों को देखकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब आता है निर्वाचन आयोग की शक्तियों को। आगे हम देखें तो विधायिका के लिए चुनाव का संचालन जो मैंने बताया था, आचार संहिता का अनुपालन, है ना, विशेष अधिकार जैसे चुनाव के दौरान पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देना, किसी जिला डीएम को भी हटा सकते हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के पास बहुत शक्ति होती है, वो जिला डीएम को भी हटा सकता है अगर चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो, या उनका स्थानांतरण कर सकती है ना। तो ये चुनाव आयोग के पास विशेष शक्तियां हो जाती है ड्यूरिंग द इलेक्शन। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह कि निर्वाचन आयोग ने इस जिलाधीश का ट्रांसफर कर दिया, इधर से उधर कर दिया, है ना। तो ये काफी चैलेंजिंग स्थितियां होती है चुनाव के दौरान। अगला देखते हैं चुनाव स्थगित करना। चुनाव आयोग कभी-कभी अगर कहीं पे भ्रष्टाचार होता है या किसी मतपेटी को लूट लिया जाता है या व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की संभावनाएं मिलती है या प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से किसी क्षेत्र के चुनाव को स्थगित भी कर सकता है, वहां के पुनर्निर्वाचन की डेट भी दे सकता है, या वो जो भी स्थिति बनती है उससे वो राष्ट्रपति को अवगत भी करा सकता है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है, इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यकाल के दौरान नहीं हटाया जा सकता है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश या संसद की प्रक्रिया के तहत। देखो मैंने जो बताया था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जा सकता है, उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। मतलब इसको हटाने की प्रक्रिया काफी कठिन है। अगर आपको ये नहीं पता है कि निर्वाचन तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जा सकता है, तो मेरे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बातों के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वही प्रक्रिया लागू होगी। अब इसकी चुनौतियों को देखें। निर्वाचन आयोग में बहुत सारी चुनौतियां, जैसे मतदान प्रक्रिया में धांधली हो जाती है ना। तो इससे निपटना इसके लिए काफी चैलेंज रहता है। फर्जी मतदाताओं को रोकना, राजनीतिक दबाव से दूर रहना, चुनाव सुधार की आवश्यकता, है ना, ये सब इसकी चुनौतियों के अंतर्गत आएगा। इसके अगर हम महत्व को देखें तो भारत जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, है ना, भारत क्या है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। तो सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये निर्वाचन आयोग पे बहुत महत्व हो जाता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बल प्रदान करे। ठीक है। इसी संदर्भ में जो 25 जनवरी मैंने पहले भी बताया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लोकपाल के अध्यक्ष के बारे में बताया था कि लोकपाल के अध्यक्ष को जो लोकपाल का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो लोकपाल के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, या तो वर्तमान का या पहले भूतपूर्व कोई भी हो सकता है। जबकि मैंने पहले वाले वीडियो में मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया था कि मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोकपाल का अध्यक्ष है वो तो वर्तमान या भूतपूर्व कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वाले वीडियो में इसके आगे की बातों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।